जय हिंद। आज हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर 4। थर्ड लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कूलम्ब लॉ से कुछ ज़्यादा डिफर तो नहीं था। कूलम्ब लॉ के अंदर दो चार्जेस होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है वहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखते हैं 1 कूलम्ब का, और वैसे ही कूलम्ब लॉ के हिसाब से सवाल को सोल्व करते हैं। तो उसी में हम आगे बढ़ते हुए अभी हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सिस ऑफ रिंग। कई बार ना एक चीज ध्यान रखना, कई बार आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नाम बोल सिर्फ बोल दे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोले चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले। तो अगर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही पूछा है ना, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा उसके अंदर। अगर आपसे बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके सवाल आने के पूरे चांस रहते हैं। ये देखिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। ऐसे एक रिंग है, पहले समझिए करना क्या है हमें। यहाँ पे ऐसे एक रिंग है आपके पास, ठीक है, और इस रिंग का ये एक्सिस है, ये रिंग का सेंटर है, ये ऐसे एक्सिस है, यहाँ पे ऐसे एक्सिस दिखाई दे रहा है आपको। आपको किसी एक जनरल पॉइंट, यहाँ पे कोई ओ पॉइंट है, इस पे आपको क्या निकालना है, EFI निकालना है। सर चार्ज कहाँ पे है? चार्ज इस रिंग के ऊपर है। रिंग के ऊपर आप ऐसे चार्ज मान लीजिए कितने से Q चार्ज है, रिंग के ऊपर Q चार्ज है, इसकी रेडियस कुछ आपके पास में R है, और ये चार्ज है वो कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर है ये बात? चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके पास में, और Q चार्ज है। आपको इस वाले पॉइंट के ऊपर EFI निकालना है, O पॉइंट के ऊपर EFI। अब सबसे पहले हम इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं तो आपको सही ढंग से चमकेगा। तो मेरे पास एक ऐसे एक इसको रिंग मान लीजिए ना आप, जैसे ये आपके पास में एक रिंग है, ठीक। अब इसके ऊपर Q चार्ज यहाँ पे आपने से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसके ऊपर, ठीक है, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हम कहाँ पे पूछ रहे हैं EFI? यहाँ पे ऐसे इसका एक्सिस मान लेते हैं, ये मार्कर इसका एक्सिस मान लेते हैं, और ऐसे एक्सिस मान लिया आपने इसको, और इस वाले पॉइंट पे हमें EFI निकालना है। इस तरीके का टास्क है आपके पास। तो मैंने क्या बोला, मैं ऐसे बोला भी रिंग को के पूरे चार्ज को इसके सेंटर पे रख के कर दूं, ऐसा कर सकते हैं क्या? हम ऐसा कर सकते हैं क्या, रिंग का पूरा चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ मान लें? ये सही है गलत है? ये गलत है। बिकॉज क्या कारण है इस बात का? बिकॉज कूलम्ब्स लॉ किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एलिमेंट ले लेके काम करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट पकड़ेंगे, इस रिंग के ऊपर छोटा सा एलिमेंट, इसकी वजह से यहाँ पे EFI देखूंगा। तो इसके से EFI कैसा है, ये छोटा चार्ज हुआ, छोटा सा पॉइंट चार्ज है, इसके से EFI कैसा आएगा, ऐसा आएगा यहाँ पे। ऐसा अगर मान लीजिए ये वाला आपके पास में ये एक्सिस हो गया ना यहाँ पे, तो इस वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे EFI इस मार्कर की डायरेक्शन में आएगा। ये जो मार्कर आपको दिखाई दे रहा है ना ऐसे, क्योंकि ये लाइन ज्वाइनिंग हो गया, लाइन ज्वाइनिंग में इस तरफ आएगा। यहाँ पे छोटा सा मानो DQ चार्ज है, यहाँ पे इंटेंसिटी निकालना है, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज मानेंगे, दोनों आपस में रिपेल करेंगे, लाइन ज्वाइन किया तो ये इसको इस तरफ EFI आएगा। तो इधर ऐसे एक EFI आएगा, इस EFI ये दिखाई दे रहा है, इस तरफ दो कंपोनेंट होंगे इसके, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। अगर आप नीचे वाले की वजह से देखेंगे, इस वाले की वजह से, तो यहाँ पे कैसा आएगा आपके पास, ऐसे आएगा, इधर ऐसा आएगा ना, नीचे वाले की वजह से ऐसा। तो इसका EFI कुछ इस तरफ आया, ऊपर वाले की वजह से कुछ इस तरफ आया। इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक ये वाला और एक परपेंडिकुलर वाला। इसके भी दो टूटेंगे, एक ये वाला और एक परपेंडिकुलर वाला। कौन से आपस में कैंसिल आउट कर देंगे? ये तो सब जुड़ जाएंगे इस डायरेक्शन वाले, और ये वाले आपस में क्या कर लेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। तो कुल मिला के आपको थोड़ी थोड़ी कहानी समझ में आ गई होगी। अभी हम थोड़ा और करके देखते हैं प्रोसीड, तब हमें और बढ़िया से चमकेगा। तो मेरे पास सबसे पहले तो मैं पूरे रिंग को उसका चार्ज सेंटर पे कंसीडर नहीं मान सकता, तो हमने एक एलिमेंट पकड़ा यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट पकड़ा, DQ एलिमेंट। फाइन, इसकी वजह से यहाँ पे EFI देखा। मैंने बोला यहाँ पे DQ चार्ज है, कितना चार्ज है यहाँ पे, DQ। ये Q चार्ज यहाँ पे था, पूरा टोटल चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट था। तो यहाँ पे एक रिंग के छोटे से एलिमेंट पे कितना चार्ज माना आपने, DQ चार्ज माना। और यहाँ से जो इसके सेंटर से जो इसकी दूरी है वो कुछ मान लीजिए आप X है। क्लियर? अच्छा, और ये वाला एंगल कितना मान लीजिए आप, कुछ ये एंगल तब तक निकल जाएगा, इसको थीटा मान लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ इस DQ एलिमेंट की वजह से EFI किस तरफ होगा, तो इस तरफ होगा EFI, क्योंकि यही भी पॉजिटिव माना, ये पॉजिटिव, तो रिपेल करेंगे आपस में। यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा, ठीक है। तो मैंने बोला ये DE है, ये आपके पास DE है। DE का मतलब क्या, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, छोटे से चार्ज की वजह से। सिमिलरली अगर आप नीचे वाले की वजह से निकालेंगे, तो यहाँ पे वाले एलिमेंट की वजह से कैसा आएगा, ऐसे करके ऐसे ऊपर की तरफ आएगा D। तो यहाँ पे इसका ये एंगल बने थीटा। अब मुझे फील आ रही है इस बात की कि DE cos थीटा आपके पास बचेगा, DE sin थीटा क्या हो जाएंगे आपके पास, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर तो आपने कंपोनेंट तोड़ा, यहाँ पे आपके पास DE cos थीटा आया, DE cos थीटा, और सभी इसी डायरेक्शन में डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। पर यहाँ पे अगर आप देख रहे हो DE sin थीटा, तो ऐसा ही DE sin थीटा ऊपर की तरफ भी आएगा, किसकी वजह से, इस एलिमेंट की वजह से। तो सिमिलरली इस वाली डायरेक्शन में जो आपके पास ये वाली परपेंडिकुलर है एक्सिस के, उस डायरेक्शन में कोई EFI आएगा नहीं। तो मैंने बोला इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली distributed
on ring, then net EFI will be along axis of ring. अगर देख दोस्त, अगर ऐसा ना होता ना, क्यू चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो ऐसा हो सकता था कि इस डी साइन थीटा को काटने वाला कंपोनेंट ना मिलता, बिकॉज अगर यहाँ पे डी है तो यहाँ पे डी क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे भी डी क्यू होना चाहिए ना, तभी तो इसको काटेगा। अगर यहाँ पे डी क्यू हो और यहाँ पे कुछ हो ही ना, तब आप इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी। पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट में सिर्फ किस तरफ आएगा, डी इस तरफ आएगा, तो मैंने इसलिए यहाँ पे क्या लिखवाया आपको, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर? अच्छा, अब आइए इस d की वैल्यू निकालते हैं। तो d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू निकालता हूं सिर्फ मैं। तो मैं बोलूंगा छोटे चार्ज की वजह से यहाँ पे ये फाई निकालना है, तो कितना आएगा, k क्यू नहीं डी क्यू, सॉरी k डी क्यू, बिकॉज चार्ज तो डी क्यू है, बाय आर स्क्वायर। ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ तेरे पास, ये हुआ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कितना है आपके पास, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यह है आपके k डी क्यू बाई दिस। अब आपको ये डीई नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, डीई कोस थीटा का इंटीग्रेशन करना। तो मैं क्या बोलूंगा, ई नेट जो होगा वो कितना होगा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ डीई कोस थीटा। तो आपने यहां पे पुट किया, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, के डी क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पे आपके पास कोस थीटा बन गया। अच्छा मुझे एक बात बता, सॉरी, ये कोस थीटा वेरिएबल है, थीटा बदलता रहेगा क्या? जैसे मान लीजिए आप इंटीग्रेट के लिए क्या करेंगे, आपने अभी ये छोटा सा एलिमेंट पकड़ा डी क्यू, यहाँ पे ऐसा ही किया ना आपने, अभी ये पकड़ा, फिर आप ये पकड़ेंगे, फिर ये पकड़ेंगे, फिर ये पकड़ेंगे। तो अगर आप सोच के एक चीज देखिए, मान लीजिए इसका एक्सिस है ना, यहाँ पे ये इसका एक्सिस है, ये वाला मार्कर, और इसको थोड़ा फिट कर लेते हैं यहाँ पे। इसकी वजह से ये फाई आपके इस तरफ आ रहा है ऐसे, तो बाकी एलिमेंट्स कैसे निकालें, तो ऐसा ऐसा कुछ मूव करवाना पड़ेगा इसको, मतलब पहले यहाँ पे डी क्यू पकड़ा, फिर यहाँ पकड़ना पड़ेगा, फिर यहाँ पकड़ना पड़ेगा, यहाँ पकड़, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो अब ये बताइए, ये थीटा है, थीटा बदल रहा है क्या? ये तो कोण वाले एंगल बन रहा है ना आपके पास में, ये जो थीटा है, ये वाला थीटा, आप सोच के देखिए, डी क्यू अगर आप रिंग पे मूव करवाएंगे, इधर ऐसे लेके आएंगे, तो ये थीटा नहीं बदलेगा, थीटा आपके पास में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो थीटा आपके पास में कॉन्स्टेंट है, ये थीटा क्या है आपके पास, दिस थीटा इज कॉन्स्टेंट। सही बात है ना, जब आप मूव कर दिए कौन जैसा बन रहा है ना, कौन में ये वाला एंगल थीटा ही रहेगा आपके पास, इतनी बात चमक रही है। तो थीटा वेरिएबल नहीं है, तो ई नेट कितना बन गया आपके पास, यहां पे लिखते हैं हम। तो ई नेट के लिए अब फिर वेरिएबल क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा, एक्स वेरिएबल है क्या, एक्स क्या है, एक्स उसकी डिस्टेंस है, आपको जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट की पोजीशन तो फिक्स है ना, आपको बोल दिया इतनी दूरी पे निकाल दो, वो फिक्स है, मतलब एक्स भी वेरिएबल नहीं है, एक्स भी क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, बहुत बढ़िया। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है डी क्यू। कैसे, अगर आप इन सभी डी क्यू को जोड़ेंगे, सभी डी क्यू, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा डी क्यू है, यहाँ पे डी क्यू है, यहाँ पे डी क्यू, सब डी क्यू को जोड़ेगा दोस्त, तो क्या बन जाएगा, टोटल चार्ज बन जाएगा। तेरे पास इंटीग्रेशन का साइन का मतलब भी क्या होता है, सबको जोड़ना। अगर हम सब डी क्यू को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा। तो लोगों को मन करता है सब इस कोस थीटा का इंटीग्रेशन करें, कोस थीटा का इंटीग्रेशन करना ही नहीं, बिकॉज वो कांस्टेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो क्या वेरिएबल है, सिर्फ डी क्यू वेरिएबल है, सिर्फ क्या बन जाएगा, के आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये इधर रह गया, कोस थीटा भी कांस्टेंट है, सिर्फ किसका इंटीग्रेशन होगा, डी क्यू का। कौन कितना बना, 0 से कुछ कैपिटल क्यू तक। तो यहां पे जो ई नेट आया मेरे पास, ई नेट वो कितना आया आपके पास, के क्यू, इसकी वैल्यू पुट कर दी आर स्क्वायर एक्स, ये सेम का सेम कर दिया, के क्यू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दिया, कोस थीटा क्या है तेरे पास, एक्स, कोस थीटा कितना है, एक्स डिवाइड बाय दिस, बेस बाय हाइपो होता है ना आपके पास, इसकी वैल्यू कितनी बन गई आपके पास, दिस इज एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सही, तो इसकी जो पूरी वैल्यू अगर आप सोल्व करके देखेगा तो इसकी जो वैल्यू तेरे पास आएगी वो यहां पे लिख देता हूं मैं फाइनल, यहां पे तो अच्छे ढंग से दिखेगा। यहां पे जो ई नेट आया तेरे पास वो कितना आया, के क्यू एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कितनी पावर होगी, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे इसका रूट है, तो कितना आ जाएगा 3/2। ये फॉर्मूला आ गया, और ये फॉर्मूला आपको रट्टा मारना है। क्या क्या करना है, इसका रट्टा मारना है। क्यों रट्टा मारना है, बिकॉज आप बार बार इस रिजल्ट को ड्राइव नहीं कर सकते बैठ के, बार बार ड्राइव करेंगे इतना टाइम नहीं है। और ये किसका फॉर्मूला है, ये आपके पास जब आपसे रिंग के एक्सिस पे ये फाई पूछे उसका फॉर्मूला है। और इसमें अच्छी बातें क्या है, अगर आपके पास चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या आएगा, सिर्फ इसके अलोंग आएगा। अगर मान चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा
अगर चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो इस वाले कंपोनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस वाले पे, पर वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ ना कुछ कंपोनेंट आ जाएगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सोचना इस बात पे जो मास्टर बोल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये क्यू नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा ना तेरे पास, तब उस वाले केस में क्या होगा, ये वाली वैल्यू उतनी आएगी अलोंग दिस एक्सिस, बिकॉज उसमें क्या होगा, सारा क्यू मान यहीं पे पड़ा होगा। इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, मतलब डी क्यू का इंटीग्रेशन करेगा तो वापस क्यू बनेगा, चाहे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है, दोनों यूनिफॉर्म, थीटा सेम सब सेम, तो ये वाला सेम का सेम रहेगा, पर उस टाइम में क्या होगा, वर्टिकली कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। पर आप विश्वास मानिए यूनिफॉर्मली आपको सवाल में गिवन होगा, नॉन यूनिफॉर्मली गिवन होगा नहीं। तो आप इसका रट्टा मार लीजिए, ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ऐसे अभी कई फॉर्मूले आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के, 12th की फिजिक्स में फॉर्मूले आपको याद करने पड़ते हैं। 11th में क्या है, बस सिर्फ थोड़ा बेसिक से आपने काम किया, एक सिंपल एक फॉर्मूला था फिजिकल में, उसे बहुत लंबे टाइम तक काम चल गया। ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ आपको रिजल्ट से याद रखने पड़ेंगे। हम ड्राइव कर सकते हैं पर इतना टाइम नहीं है। तो क्या फॉर्मूला है, के क्यू एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। के पता तो कितना है, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू में 10 टू पावर 9। क्यू क्या हो गया तेरे पास, चार्ज हो गया। एक्स क्या है तेरे पास, सेंटर से कितनी डिस्टेंस है, एक्स क्या है तेरे पास, सेंटर से कितनी डिस्टेंस है। बाकी तो इसको सॉल्व कर लेगा। तो अभी हम उसका एक सवाल करते हैं। ये EFI ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस एक इंपॉर्टेंट है, तो इसके सवाल हम थोड़ा देख लेते हैं। इसका सवाल पूछ रहा था, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कि यहाँ पे कहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम होगी या फिर कौन सी पोजीशन पे कितनी वैल्यू है। तो आपको प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ आपको। सवाल ये है कि आपके पास यहाँ पे एक रिंग है, इस पे क्यू चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, यूडी भी लिख सकते हैं, मैंने पूरा लिखा है, वैसे आप यूडी लिख सकते हैं, चार्ज यूडी, क्यू यूडी, यहाँ पे यूडी लिखिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। ये इसके एक्सिस पे एक पॉइंट है आपके पास में O, इसकी दूरी कुछ x मानिए, x को बार बार वेरी किया जा सकता है। पहला सवाल तो आपसे ये पूछा गया, फाइंड EFI एट पॉइंट O इफ x इज इक्वल टू √3r। अगर x की वैल्यू √3r है तो EFI कितना होगा, सबसे पहले ये पूछा। फिर आपसे क्या पूछा गया, फाइंड EFI एट सेंटर ऑफ द रिंग, मतलब सेंटर पे कितना EFI होगा। फिर थर्ड पूछा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x EFI विल बी मैक्सिमम, मतलब अगर हम x को थोड़ा कम ज्यादा करें तो कहीं पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी, तो वो कौन से x पे है। दोस्त ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें चांद तारे बना ले, यहाँ पे मैं स्टार्स लगा दिए इस पे, तू भी अपनी कॉपी में स्टार लगा लेना यहाँ पे। ये भाई साहब ये सवाल पक्का पूछने पूरे चल सकते हैं। अगर आपने रिंग का पूछा ना, तो आप मतलब अगर आप जैसे आप टेस्ट वगैरह देंगे तो आपको पक्का 3 से 4 बार इस तरीके का सवाल दिखाई दे जाएगा टेस्ट के अंदर। हो सकता है आपको जेईई मेन में दिखाई दे जाए, नीट में दिखाई दे, पॉसिबिलिटी है, बहुत पॉसिबिलिटी, इंपॉर्टेंट है ये सब। तो आप इसे छापिए और आप इसे करिए। पर इससे पहले ये समझना है कि यार मैक्सिमम आ क्यों रहा होगा, मतलब हमें गणित पे नहीं चलना। आप कोई भी नई चीज सीख रहे हैं, थोड़ा शांति से बैठिए, थोड़ा विचार कीजिए उसके ऊपर, यार ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या लॉजिक है, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप बिल्कुल ऐसे मशीन की तरह सीखेंगे तब तो आप मतलब बढ़िया रैंक नहीं लेके आ सकते। जब आप चीज़ों को फील करेंगे, एक एक चीज़ को फील करने थोड़ा टाइम चाहिए होता है। आप थोड़ा बैठिए, थोड़ा सा विचार किए, नोट सामने रखिए, शांति से बैठिए, आप उसे पढ़िए, तब आपको कुछ ना कुछ नया चमकेगा, वो फील आएगी। तो ये सवाल है दोस्त, इसको छाप और छाप के इस सवाल को सोल्व कर, फिर अब अपने मैच करते हैं भाई तेरा आंसर मेरा आंसर मैच करता है कि नहीं करता। आई होप आपने कर लिया होगा, आपने वीडियो पॉज करके आपको करना था। तो सबसे पहले पहला सोल्व करते हैं ना। पहला सिंपल दिखाई दे रहा है, EFI निकालना है किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। यार इस पॉइंट पे जो EFI का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले पहला कर रहे हैं तो फॉर्मूला कितना आता है, EFI का फॉर्मूला आता है E इज इक्वल टू KQX x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। इसका रट्टा मारना था, मैं रट्टा मार दिया, मुझे याद हो गया। अच्छा अब इसको पुट करते हैं, K Q की जगह Q, x की वैल्यू पुट करता हूं, x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, √3r, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहां पे चलता हूं, इसकी वैल्यू पुट करता हूं तो कितना बनेगा 3r स्क्वायर, तो कितना बना 4r स्क्वायर की पावर 3/2। ऐसा ही है। अब कुछ जनता को ये नहीं सोल्व करना था, ये आता है ना आपको सोल्व करना। क्या करेंगे, तो मैंने इसको लिखा E क्या बन गया तेरे पास, K Q √3r। अच्छा ये कितना बनेगा, ये देख मैं बेसिक से लिख रहा हूं, 2r की पावर कितना, 2r की पावर 2 बन गई है, 2r की पावर 2 कितना पावर है यहाँ पे 3/2 मल्टीप्लाई कर दिया आपने। क्लियर, तो कितना बना आपके पास, ये बना K Q √3r डिवाइड में ये कितना बन गया 2r की क्यूब है, 2r की क्यूब मतलब कितना बन जाएगा 8r क्यूब, दिस विल बी 8r क्यूब। डन। अच्छा अब आप इसको r से r काट दीजिए तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e की वैल्यू आ जाएगी तेरे पास √3/8
के क्यू बाय आर स्क्वायर। डायमेंशन तो वही रह रहा है ना, पहले भी EFI था के क्यू बाय आर स्क्वायर, अभी वही आएगा, वही आ रहा है। इज इट क्लियर? तो ये आपके पास EFI आ गया। पहला सिंपल था, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो फॉर्मूले का रट्टा मार ले। ऐसे कई फॉर्मूले आएंगे, हम लास्ट में शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हम इन सबको याद रख सकें, नहीं तो हम भूल जाएंगे ना। फिर पूछा EFI एट सेंटर ऑफ द रिंग, दूसरा EFI एट द सेंटर ऑफ द रिंग। अब सेंटर ऑफ द रिंग के लिए या तो सीधा समझ ले सर, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में सीधे वैल्यू रख देते हैं। सेंटर के लिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी तेरे पास, x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेंटर कितना हो, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पुट करेगा तो e कितना आएगा तेरे पास 0। ये तो हो गया गणित, दिस इज मैथ। अगर हम थोड़ा फील करें, अब हम थोड़ा फील करके देखते हैं फीलिंग से क्या समझ में आएगा। फील अगर तू करेगा तो फीलिंग में तो क्या समझ में आएगा, यहाँ पे मान ले, सुनना मेरी बात दूसरे ढंग से ना, यहाँ पे ऐसे रिंग है, ये वाली रिंग, इसको अब की बार ऐसे बोर्ड के प्लेन में रख दिया इस रिंग को। अगर तो इस वाले पॉइंट पे EFI निकाल जा रहा है, सेंटर पॉइंट है, तो सोच के देख यहाँ पे एक DQ चार्ज होगा, ये DQ चार्ज कहाँ पे, ये इधर EFI देगा। यहाँ पे भी ऐसा एक DQ चार्ज होगा, वो किधर देगा, जस्ट अपोजिट देगा। मतलब इस DQ का जो EFI आ रहा होगा सेंटर पे, उसको ये वाला DQ मार रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो DQ होगा, इसका जो EFI आ रहा होगा, उसको कौन मार रहा होगा, जस्ट इसके अपोजिट वाला। क्यों मार रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे EFI इस तरफ और इसकी वजह से ये इस तरफ, दोनों में इक्वल सेम, बस सबकी वजह को, मतलब सब, जैसे इसको भी एंटी करने वाला एक पार्टिकल, मतलब एक छोटा चार्ज पार्टिकल है, इसको भी करने वाला एक छोटा चार्ज पार्टिकल, तो सबकी वजह से देखेगा नेट कितना दिखाई देगा तेरे को, 0। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया तेरे पास, E नेट इज 0। तो ये फीलिंग से, तो हम कोशिश करते हैं चीजों जितना फील कर सके उतना फील करें, बिकॉज हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में मतलब मैथ आप मिनिमम इन्वॉल्व कीजिए, क्लियर। अब हम चलते हैं जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा था, दैट इज थर्ड पार्ट। इसको आपने छाप लिया, आई होप आपने सही किया होगा। उम्मीद अच्छी करनी चाहिए, नहीं आप सही करें ना करें, मैं हमेशा अच्छे ऐसी उम्मीद करूंगा आपने कर दिया होगा। उम्मीद अच्छी करो जीवन में। चलो भाई अब करते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x EFI विल बी मैक्सिमम। तो यार मुझे पहले थोड़ा फील करना पड़ेगा, सर ये क्या मतलब, क्यों x पे मैक्सिमम आने का चक्कर क्या। सेंटर पे कितना, सेंटर पे कितना EFI 0, बिल्कुल सही। इन्फिनिटी पे कितना, इन्फिनिटी पे, इनफाइनाइट दूर चला जाएगा, तो इनफाइनाइट दूर चला जाएगा तो पॉइंट चार्ज ऐसा बन जाएगा, बिकॉज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो एक पॉइंट चार्ज है ना। ये मैंने बताया ना पॉइंट चार्ज क्या होता है, जब आपके डिस्टेंस के कंपैरिजन में कोई पॉइंट बहुत छोटा हो, कोई बॉडी मान लो डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, तो पॉइंट चार्ज मान लेंगे। तो इन्फिनिटी के टर्म में भी आपको पॉइंट चार्ज दिखाई देगा। फिर वहां पे क्या फॉर्मूला है, के क्यू बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो कितना आएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, एक थर्ड पार्ट करें, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैंने बोला सेंटर पे EFI कितना, एट सेंटर EFI कितना है आपके पास 0, एट इंफिनिटी EFI कितना है तेरे पास, अगेन 0। मतलब यार ये तो सही चीज है। तो सोचिए ग्राफ कैसा आता हो, ग्राफ देख, मैं EFI ग्राफ बना रहा हूं, ये EFI का ग्राफ है किसके वर्सेस, पोजीशन के वर्सेस, ऐसा या फिर रिंग बना के दिखाया जा सकता है। यहाँ पे 0, इन्फिनिटी पे 0, तो ग्राफ कैसे गया होगा, पहले ऊपर गया होगा, फिर कहीं पे जाके फिर ऐसे आया होगा, ऐसे तो आया होगा EFI ग्राफ, EFI वर्सेस R। ये ग्राफ है EFI का, सेंटर पे 0, इन्फिनिटी पे 0, मतलब बीच में अगर ऊपर चढ़ना शुरू हुआ, बीच में तो कुछ नॉन जीरो वैल्यू थी ना, अभी हम निकाल रहे हैं, तो बीच में नॉन जीरो वैल्यू कहीं पे मैक्सिमम पे जाके वापस नीचे आएगा ना, तो कहीं पे भी तो एक ऐसी पोजीशन आएगी कोई स्पेशल x जहां पे E क्या होगा आपके पास, मैक्सिमम। हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। बात समझ में आ रही सर, इसमें क्यों मैक्सिमम की बात करें, बिकॉज सेंटर पे 0, इन्फिनिटी पे 0 है, तो सेंटर पे 0, इन्फिनिटी पे 0, बीच में को नॉन जीरो, पक्का कहीं ना कहीं मैक्सिमम आया होगा। तो एक इसमें ऐसी खूबसूरत पोजीशन आती है जहां पे EFI क्या होता है आपके पास, मैक्सिमम। अब हम उसकी वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालते थे मैक्सिमम, तो आप पता है EFI E कितना है आपके पास, KQX डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर कितना, 3/2। अब हम इसे मैक्सिमाइज करना है, तो जहां पे मैक्सिमम होगा एट मैक्सिमम पोजीशन, एट मैक्सिमम वैल्यू, या फिर ऐसे लिख लो, व्हेन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EFI एट दैट पोजीशन, क्या होगा आपके पास, DE/dx कितना होगा, 0। ऐसे ही करते हैं मैक्सिमम निकालने के लिए, जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना होता है उसको लिख लो। तो मैंने लिख लिया EFI को मैक्सिमाइज करना है। ये किसका वेरिएबल है, मतलब इसमें वेरिएबल टर्म क्या, x वेरिएबल है, तो जहां पे मैक्सिमम हो रहा होगा वहां पे DE/dx कितना होगा, 0 होगा। तो आइए ये काम शुरू करते हैं। KQ तो बाहर आगे कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया इसको। x का डिफरेंशिएशन किया पहले,
ऐसे करें, पहले ऊपर वाले करते हैं, फिर नीचे वाले को बख्शते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर इसको करते हैं, फिर उसको बख्शते हैं। डिफरेंशिएट करना आता है ना आपको। इसका डिफरेंशिएट किया तो कितना बना 1, इसका करते हैं तो कितना बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे कितना आ गया 3/2 बाहर आ गया आपके पास, और ये कितना बन गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे इसको इधर कर साइड में थोड़ा सा, d/dx = 0 भी कर रहे हैं हम, ये ठीक है। इसका किया माइनस से किसका किया 3/2 आ गया, -1 किया तो ये आ गया आपके पास, फिर एक्स का किया तो कितना बना 2x, और इसको सेम का सेम रखा तो ये x, डिवाइड में इसकी पावर कितना, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की क्यूब। ये किसके बराबर आ चुकी है 0 के बराबर आ चुकी। इतनी बात समझ कर देखो यहाँ, ये सही है। ये बात हमने डिफरेंशिएशन किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ डिफरेंशिएशन किया। पहले इसका किया तो ये इसका डिफरेंशिएट 1 हो गया, इसको सेम का सेम रखा माइनस, फिर इसको डिफरेंशिएट किया। ये मेथड पता है ना आपको, डिवाइड में जब दो फंक्शन होते हैं आपके पास x/y, जैसे कोई भी मान लो आपके पास टर्म है f1 डिवाइड बाई, इसको f1 बोलते हैं, इसको f2, तो ऐसे तो करते हैं, पहले f1 को डिफरेंशिएट करते हैं, f2 को छोड़ते हैं, फिर माइनस करके f2 करते हैं। तो वही प्रोसेस हमने किया है। अब 0 में गया तो ये तो साफ हो गया, उधर जाके ये भी साफ हो गया, तो इसकी टेंशन नहीं है अपने। यहां पे देख क्या बन रहा है तेरे पास, इसका ये कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट कॉमन आ जाएगा तेरे पास ना, तो यहाँ पे कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये सिर्फ क्योंकि इसको काटेगा तो ये पावर हाफ है, कॉमन लेगा तो ये हाफ है, तो हाफ है तो यहां से हाफ कम करेगा तो इतना बचेगा, और ये फिर बाद में 0 के साथ भेज दे उसको। ठीक है, इतना आ गया माइनस, यहाँ पे कितना बचा तेरे पास, ये बचा 3x स्क्वायर = 0। अच्छा, अगर इसको हम सोल्व करें तो कितना आएगा आपके पास, यहां से बन रहा है 2x स्क्वायर, दिस इज 2x स्क्वायर = r स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई r/√2। वाह, मतलब अगर आप सेंटर पे देख रहे हैं 0, फिर बढ़ रहा है, कहां पे मैक्सिमम आएगा आपके पास r/√2 पे मैक्सिमम आएगा, फिर वापस क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। मतलब ये जो ग्राफ हम बना रहे थे, इसमें ये वाली वैल्यू कितनी आएगी r/√2। तो दोस्त इसको भी याद रखना है, इसका भी रट्टा मारना है ना, इसको रिजल्ट बार बार हम ड्राइव नहीं कर पाएंगे, आप उसको याद ही रखना है कि कहां पे मैक्सिमम आता है EFI। अगर आप रिंग से बात करें तो r/√2 डिस्टेंस के ऊपर जो EFI आता है वो मैक्सिमम आता है, r/√2 से इधर भी कम है उधर भी कम है। इज इट क्लियर? तो ये वाला लास्ट वाला पार्ट आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट था। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, आप इसको छाप लीजिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक आर्टिकल कर रहे हैं जिसको बोलते हैं EFI ड्यू टू लाइन चार्ज। हम वही केस में हम EFI निकाल रहे हैं, पर अलग अलग शेप्स की वजह से निकाल रहे हैं। कुछ स्टैंडर्ड शेप्स है जिनके रिजल्ट डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो उनमें से ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, दैट इज EFI ड्यू टू लाइन चार्ज। ये क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले वाले केस में आपने देखा था कि रिंग थी ना, ऐसे आपके ऐसे रिंग थी, अब की बार ऐसे एक लाइन चार्ज होगा। आपको ऐसे बोलेगा ये एक लाइन है ऐसे, इसके ऊपर मतलब एक छोटी पतली सी कोई आप रोड मान लीजिए, उस पर कुछ क्यू चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो बताइए इसके इस पॉइंट पे EFI कितना होगा। तो हम एक लाइन चार्ज की वजह से EFI निकाल रहे हैं। सोच के देख कितना खूबसूरत होता ना, अगर मतलब ऐसा होता कि भाई आप कूलम्ब लॉ लगाने के लिए चार्ज को आप सेंटर पे कंसीडर मान सकते थे, ये सब नहीं पढ़ना पड़ता ना, रिंग को भी सेंटर में मान लेते, लाइन चार्ज का सेंटर करते, पर ऐसा होता नहीं है, बिकॉज फोर्स आपके पास एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, नीचे एक्स स्क्वायर आता है, जब भी एक्स स्क्वायर आता है तब सेंटर ऑफ मास सही नहीं बैठता आपके पास। अगर एक्स dx एक्स का फंक्शन आ रहा था ना, एक्स dx का फंक्शन आ रहा था, तब सेंटर ऑफ मास बात सही बैठ जाती। चलो हम करते हैं अभी जो हमें करना है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ऐसे लाइन चार्ज बनाया। पहले समझ रहे लाइन चार्ज क्या होता है ना, ऐसे पतली सी ऐसे एक लाइन है या फिर एक पतली सी कोई तार है, इस तार के ऊपर आपने कुछ क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब क्यू चार्ज हमने यहाँ पे बोल दिया, क्यू चार्ज नहीं, आपको लैम्डा गिवन है। लैम्डा क्या होता है आपके पास, लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। हम यहाँ पे 3 टर्म यूज करेंगे इस चैप्टर के अंदर। एक तो लैम्डा करेंगे, लैम्डा क्या होता है Q/L, तो ये क्या हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये हो गया आपके पास लैम्डा। फिर आपके पास है सिग्मा। सिग्मा क्या है आपके पास, सिग्मा को बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, ये Q डिवाइड बाई एरिया। इसको क्या बोलते हैं आप, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। ध्यान रखना ना, ये बात अपने यूज करेंगे। चार्ज पर यूनिट लेंथ को क्या बोलते हैं, लैम्डा। मतलब आपके पास में एक मतलब पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है वो लैम्डा है, पर यूनिट एरिया कितना चार्ज है वो क्या होता है सिग्मा। एक होता है रो, जिसको आप जानते हैं, उसे क्या बोलते हैं Q/V। ये क्या हो गया आपका चार्ज डेंसिटी हो गया आपके पास, इसे क्या बोलते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम।
ये बात समझ में आ रही है, ये ध्यान रखिएगा, ये हम यूज करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको कभी चार्ज लिखना होगा, जैसे मान लीजिए आपको डीक्यू चार्ज लिखना होगा, डीक्यू, तो हम क्या बोलेंगे, अगर लैम्डा गिवन होगा तो एलिमेंट का क्या लेना पड़ेगा, लेंथ लेना पड़ेगा, बिकॉज क्यू बाय एल था ना, तो लैम्डा इंटू में एल करूंगा तब ना क्यू बनेगा। अगर मान लो कभी सिग्मा गिवन होगा तो क्या करना पड़ेगा, सिग्मा इंटू में डीए करना पड़ेगा, क्योंकि सिग्मा में एरिया मल्टीप्लाई करूंगा तब थोड़ा चार्ज मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अगर रो गिवन होगा तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रो इंटू में डी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको लैम्डा गिवन है तो आपको उसमें एलिमेंट लेंथ का पकड़ना है, आपको सिग्मा गिवन है तो एलिमेंट किसका पकड़ना है, एरिया का पकड़ना है, और अगर आपको रो गिवन है तो एलिमेंट किसका पकड़ना है, आपको वॉल्यूम का पकड़ना है। तो इसका बेसिक अगर आप क्लियर रखिएगा तो आगे आपको इंटीग्रेशन वगैरह करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको सवाल में ये गिवन था भाई साहब, एक लैम्डा है, एक लाइन चार्ज है, इसकी चार्ज पॉइंट लेंथ है वो कितना है, लैम्डा। ये लैम्डा समझ में आ रहा है ना आपको, अजीब नहीं लग रहा है, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। हमें क्या करना है सर, हमें यहाँ पे ऐसे एक पॉइंट है कहीं पे, ये वाला पॉइंट का नाम है कुछ, कोई एक पॉइंट है, क्लियर। इस वाले पॉइंट पे क्या निकालना है आपको, EFI निकालना है, किसकी वजह से, इस लाइन चार्ज की वजह से। लाइन चार्ज कई तरीके का हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट मतलब जिसकी लेंथ फिक्स हो, जैसे ये वाला है। इन्फाइनाइट भी हो सकता है जो पूरा इन्फिनिटी तक हो, सेमी इन्फाइनाइट भी हो सकता है। सेमी इन्फाइनाइट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अगर यहां से, जैसे इस वाले पॉइंट पे निकालना है ना, तो यहां से शुरू करके ऊपर इन्फिनिटी तक है, नीचे नहीं है। अभी हम दोनों तीनों केस देखेंगे, तो फाइनाइट हो सकता है, सेमी इन्फाइनाइट हो सकता है और इन्फाइनाइट हो सकता है। अभी हम फाइनाइट की बात कर रहे हैं ना, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की, कॉमन के लिए बात करते हैं, इसीलिए सबके रिजल्ट आ जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है अभी, तो इसमें क्या था कि इस वाले एंड का जो यहां से एंगल बन रहा है आपके पास में, यहां से ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है आपके पास, थीटा, और यहां से जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल कितना है आपके पास, थीटा। ये लिमिट्स है आपके पास एंगल की, ठीक है। मतलब ये रोड ये फाइनाइट लेंथ है आपके पास, फाइनाइट है, तो इसका यहां से जो एंड का एंगल बन रहा है थीटा 1, यहां से कितना बन रहा है, थीटा 2। ये वाली बात आप एक बार ध्यान रखिएगा। अभी हम इसको मिटा देते हैं ना थोड़ा, या फिर इसको साइड में लिख देते हैं, बिकॉज मुझे अभी थोड़ा इसमें मतलब थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह कुछ मतलब लिखना है तो थोड़ी जरूरत पड़ेगी। चलिए ये थीटा 1 हो गया। अब हमसे पूछा बताओ ओ पॉइंट पे EFI, मैंने बोला यार पूरे की वजह से नहीं पता, तो उससे बोला क्या करना पड़ेगा, तो मैंने बोला कूलम्ब से तो पॉइंट चार्ज की वजह से लगता है, तो उसने बोला मान एलिमेंट, मैंने कहा मान लेते हैं, आजा मानते हैं एलिमेंट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे से एक एलिमेंट पकड़ लिया आपने, यहाँ पे एक एलिमेंट पकड़ लिया ऐसे, ठीक है, ठीक है जी, एलिमेंट पकड़ लिया। इसकी ये वाली दूरी कुछ y मान लेता हूँ, ऐसे ये वाली दूरी कुछ कितनी मान लेता हूँ, y। तो इस एलिमेंट की विड्थ कितनी मान ली हमने, dy। इस एलिमेंट की विड्थ कितनी मान ली, dy। सही है, ये y माना सेंटर से, तो इसको dy मान लिया। और ये आपके पास कुछ x मान लेते हैं डिस्टेंस, ये कितना है आपके पास x। x वेरिएबल है क्या, x वेरिएबल है क्या, नहीं है ना x वेरिएबल, पॉइंट ओ तो फिक्स है, पर y वेरी करेगा। इस एलिमेंट के लिए y कुछ होगा, ऊपर वाले के लिए कुछ और होगा, क्लियर, ठीक है जी। हमने बोला सबसे पहले ना इस छोटे से एलिमेंट की वजह से EFI निकालता है, छोटे से एलिमेंट की वजह से, छोटा सा एलिमेंट है ना तो इसकी वजह से EFI निकालता है। इसकी वजह से EFI किस तरफ आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज मान लिया आपने, तो EFI किस तरफ आएगा, EFI रिपेल करेगा इस तरफ, लाइन ज्वाइनिंग करो, यहाँ पे आएगा छोटा सा DE, ये कितना आ गया आपके पास DE, ठीक है, ये DE मान लिया। और ये कोई जनरल एंगल मान लिया आपने थीटा, ये कोई एंगल है थीटा, ये थीटा वेरी करेगा, इस एलिमेंट के लिए ये थीटा, ऊपर जाएंगे तो अलग थीटा, यहाँ पे भी ये थीटा आएगा। आप लास्ट में रिजल्ट याद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर आप ये भी देखिए, आपको इंटीग्रेशन में मजा आएगा, अगर आप थोड़ा सा फील करेंगे तो आपको मजा आएगा चीजों को लेकर। तो यार मैंने बोला इसका छोटा जो DQ चार्ज है, वो DQ चार्ज कितना है, DQ चार्ज आपके पास कितना है इस एलिमेंट का, दैट इज लैम्डा इंटू में dy, कितना है लैम्डा इंटू में dy। इज इट क्लियर। लोग क्या गलती करते हैं, मैं बता रहा हूँ ना, लोग ये बोलते हैं ये डिस्टेंस मान लो कुछ, ये x है ये y है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √x² y²। तो लोग बोलते हैं r, मान लो ये r होता कुछ, तो लोग बोलते हैं ये वाला r थीटा होगा, r थीटा नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये वाली लेंथ से r होती तो लोग बोलते हैं इसको थीटा माना है ना, छोटा सा अगर ये d थीटा मान लो, तो ये वाला r d थीटा हो जाएगा, नहीं होगा r d थीटा, बिकॉज r d थीटा तक कब होता है, जैसे यहाँ पे ये वाला r है ऐसे, ये r है और ये वाला एंगल d थीटा है, तो लोग बोलते हैं सर ये r मान लो, इसको d थीटा मान लो, तो r d थीटा हो जाएगा, r वेरिएबल थीटा वेरिएबल हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, बिकॉज r d थीटा सर्कुलर एलिमेंट होता है, यहाँ पे सर्कुलर एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे लीनियर एलिमेंट है। मेरी बात समझ आ रही है, सर्कुलर एलिमेंट को आप r d थीटा बोल सकते हैं, इसको आप r d थीटा बोल सकते नहीं है। तो कई बार लोग ये गलती कर बैठते हैं, हमने तो ऐसे ही दिया तो इस वजह से दिक्कत नहीं है, पर अगर मैं लोगों से पूछता अच्छा इसको r मान लो, ये d थीटा मान लो, तो r d थीटा हो जाएगा, तो 80% जनता बोलती है हाँ सर आप सही बोल रहे हैं, r d थीटा हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है।
बिकॉज कैसा एलिमेंट होता है आर डी थीटा? आर डी थीटा इज ए सर्कुलर एलिमेंट। आपको सर्कुलर एलिमेंट नहीं चाहिए, आपको ये वाला चाहिए, सर्कुलर एलिमेंट ये वाला होता। डन। अब करते हैं, तो ये आ गया तेरे पास लैम्डा इंटू में डी वाई। तो अगर हम इस वाले पॉइंट पे EFI निकाले ओ पॉइंट पे, तो हमने क्या बोला, इसकी वजह से जो EFI होगा, देखना भाई बहुत ढंग से करना पड़ेगा ना, गलती हो चांसेस रहते हैं इसमें। तो इसकी वजह से जो EFI होगा वो कितना होगा, के डी क्यू, इसका डी क्यू कितना है आपके पास, लैम्डा डी वाई के डी क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला आर कितना बन गया आपके पास, आर स्क्वायर, ये एक्स है ना, तो ये कितना बन जाएगा, दिस विल बी एक्स बाय कोस थीटा। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इतना सही है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी है, एक्स बाय कोस थीटा, तो एक्स स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अब इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, तो हमने यहाँ पे सांप के निशान लगा दिए, ये लो करो अब इसे। अब दिक्कत है यहाँ पे, दिक्कत क्या सर जी, यहाँ पे थीटा वेरिएबल है और वाई वेरिएबल है, दो दिक्कत है ना भाई, थीटा भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है। या तो दोनों एक ही वेरिएबल में, तब तो इंटीग्रेशन करेंगे। मैं आपको ऐसे बोलूं, इसका इंटीग्रेशन करके बता, कोस थीटा डीएक्स। भाई साहब कैसे करूं, कोस डी थीटा होता है, कोस थीटा डीएक्स के दो वेरिएबल में कैसे इंटीग्रेशन होगा? तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको एक वेरिएबल में लेके आना पड़ेगा। तो मैंने बोला भाई साहब मुझे हमें बहुत दिक्कत हो रही है, तो मैंने पूछा क्या दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे लिखा दिक्कत, क्या दिक्कत है, दो वेरिएबल हैं और दो वेरिएबल का इंटीग्रेशन अपने को आता नहीं है। तो दिक्कत दूर करो भाई। दिक्कत कैसे दूर करें, दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में लाओ, कैसे लाए? तो मैंने बोला सिंपल है, देख टेन थीटा है ना तेरे पास, टेन थीटा क्या है बता, टेन थीटा क्या होगा तेरे पास, वाई बाई एक्स। टेन थीटा क्या है तेरे पास, वाई बाई एक्स। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या बन गया तेरे पास, दैट इज एक्स टेन थीटा, एक्स टेन थीटा इज इक्वल टू वाई। तो इसे डिफरेंशिएट कर ले, डिफरेंशिएट करते कितना बनेगा, एक्स टेन थीटा डिफरेंशिएट क्या बनेगा, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये बन जाएगा डी वाई। एक रिलेशन, जब भी आपके पास दो वेरिएबल आए ना, तो आप दोनों वेरिएबल्स में कोई रिलेशन लिखिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, दो वेरिएबल थे थीटा और एक्स, थीटा और वाई, तो हमने उसमें रिलेशन लिखा। फिर आप एक वेरिएबल को रिप्लेस करने की कोशिश कीजिए, किसकी हेल्प से, दूसरे की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स टेन थीटा इज इक्वल टू वाई, डिफरेंशिएशन किया तो एक्स टेन थीटा क्या बना, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी वाई। अब क्या किया जाए, ये डी वाई उठा के यहाँ पे डाल दे, तो सब किस में चला जाएगा तेरे पास, एक ही वेरिएबल में काम हो जाएगा, बात बन जाएगी। ठीक है, अब तो ये देख यार, हमारे इस बी के दो कंपोनेंट है आपके पास में, एक तो यहाँ पे आपके पास डीई एक्स मान ले, और एक इस तरफ है डीई वाई। हमें दोनों निकालने हैं, डी एक्स भी निकालना है और डीई वाई भी निकालना है। तो अगर मैं पूछूं डीई एक्स कितना है, ये डीई एक्स कितना है तेरे पास, पहले डी की वैल्यू लिखते हैं। डी कितना बना, डी बना के लैम्डा की जगह कितना लिख दिया, सॉरी लैम्डा पड़ा रहने देते हैं, और डी वाई की जगह पुट कर दिया कितना, एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डी वाई की जगह पुट किया ना इतना, और यहाँ पे क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बन गया। ये देख के खुशी होती है यार मुझे, बिकॉज दोनों एक दूसरे के जनी दुश्मन है। सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, वन बाय कोस स्क्वायर थीटा, इसने इसको मान दिया। क्लियर, ये तो डी आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, अलग अलग निकालने हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलग निकालने हैं, वर्टिकल अलग निकालने हैं। तो मैं बोलूंगा EX आपके पास देखेंगे EX, तो किसका इंटीग्रेशन होगा, DEX का इंटीग्रेशन होगा, और DEX क्या है आपके पास, सॉरी DEX को क्या लिखा आपने, EX इज इंटीग्रेशन ऑफ DEX, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, DEX है क्या, एक्चुअली DEX है DE का ये वाला कंपोनेंट, DE का ये वाला कंपोनेंट कितना बनेगा दोस्त, DE का ये वाला कंपोनेंट DE कोस थीटा, क्लियर, और डी वाई क्या बनेगा, ये डी साइन थीटा। तो मैंने लिखा यहां पे जो टर्म है उसको लिखा, ये कितना बना, के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय एक्स, और आपको चाहिए डीई एक्स, तो क्या है डीई कोस थीटा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक कोस थीटा डी थीटा। तो ये कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन यहां पे चला जाएगा। क्लियर, तो ये आ गया आपका डीई एक्स, मतलब जो एक्स कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, के लैम्डा बाय आर इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा डी थीटा। इसे थोड़ा और खूबसूरत बना के यहाँ पे लिखते हैं, क्या रिजल्ट आया आपके पास, के लैम्डा बाय एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा डी थीटा। ये आपके पास क्या है, दिस इज EX, दिस इज EX। क्लियर, सिमिलरली अगर तू EY निकालेगा तो क्या बदलाव आएगा EY के अंदर, EY में अगर तू देखेगा तो EY में अगर तू देखेगा तो सिर्फ इसमें डी साइन थीटा आएगा, वहां पे कोस था, यहाँ पे साइन था, यहाँ पे क्या रिलेशन बने, के लैम्डा बाय एक्स इंटीग्रेशन ऑफ
साइन थीटा डी थीटा। लिमिट्स देखते हैं कहां से कहां तक, सबसे लिमिट्स देखते हैं ना। थीटा वेरिएबल है तो सबसे नीचे वाला एलिमेंट के लिए नीचे की तरफ θ2 और सबसे ऊपर के लिए ऊपर की तरफ θ1, यही नाम थे θ1 θ2। तो लिमिट्स कहां से कहां तक जाएगी आपके पास, लिमिट जाएगी -θ2 से लेके -θ2, नीचे की तरफ है ना इसके, एक एंगल नीचे की तरफ है एक एंगल ऊपर की तरफ है, जो नीचे की तरफ आएगा वो नेगेटिव, जो ऊपर की तरफ है वो पॉजिटिव। तो -θ2 से लेके ऊपर कितना +θ1 से। सिमिलरली अगर आप इसके लिए देखेंगे यहां पे भी ये आएगा -θ2 से लेके +θ। क्लियर। तो ये आपके पास रिजल्ट हो गए। मैं आपको इसको थोड़ा यूज करना और सिखाऊंगा। अभी ये बोर्ड भर गया है एक बार, अभी आप इस पे और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एक बार आप एक्सप्रेशन थोड़ा देख लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं कि इसकी वजह से दो EFI आते हैं, एक इस तरफ आता है एक इस तरफ आता है। तो इस तरफ जो आएगा उसका एक्सप्रेशन क्या है, k लैम्डा बाय x इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा। लिमिट्स कहां से कहा था, -θ2 से लेके +θ1, और EY कितना है, k लैम्डा बाय x sin थीटा डी थीटा। इसमें x क्या है, थीटा कैसे, ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, इस पे थोड़ी और चर्चा करेंगे। अभी आप इतना छाप लीजिए। अगर आप इसमें कचरा लग रहा है ना, जैसे आप छाप नहीं पा रहे हैं, आपको ऐसा सब मैशअप जैसा लग रहा है, तो वीडियो थोड़ा डिवाइड कर लीजिए। जब जब लिखा था आप सब में लिखते रहिएगा, ठीक है। अभी हम इसको वापिस थोड़ा और पढ़ेंगे, आप पहले से छापिए। अभी हम बात करते हैं जो इससे पहले हमने देखा लास्ट वाली स्लाइड में, वो हमने देखा कि EFI ड्यू टू लाइन चार्ज का जो डेरिवेशन था वो क्या था। आप डेरिवेशन में हिसाब से आप एक बार देख लीजिएगा बस उसको एक बार कि किस तरीके से हुआ था, याद रखना कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। और अगर बोर्ड्स में आ गया तब भी आपको इस मेथड से नहीं करना, ये मेथड बस वैसे समझने के लिए था। बोर्ड में अगर आएगा तो आपके पास एक और तरीका है, वो मैं आपको सिखाऊंगा बाद में, उससे करना है। तो आपने देख लिया। अब हम ये आते हैं भी हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या रिजल्ट थे और उसको किस तरीके से यूज करना है। मैं सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट था वो अभी मैं आपको समझा रहा हूं, ये आपसे ढंग से समझिएगा। और आपके पास लाइन चार्ज ऐसे अब सर्कुलर आप देखेंगे, इन दोनों के सवाल मिक्स होके या फिर इंडिविजुअली कई बार सवाल आ जाता है, तो इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक आपके पास। तो हमने बोला यार हम सबसे पहले बात करें फाइनाइट वायर। फाइनाइट वायर, तो आप फाइनाइट वायर के बारे में चर्चा करें तो ऐसी है कुछ फाइनाइट वायर, यहाँ पे यहां से शुरू हुई यहां पे खत्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे पॉइंट है O, ये वाला O। सबसे पहले जिस पॉइंट पे आपको निकालना होता है ना EFI, उस पॉइंट की, सुनना सी ढंग से मेरी बात को, जिस पॉइंट पे आपको EFI निकालना होता है उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देख लीजिए। कहां से, लाइन चार्ज से। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको बना लीजिए। ये वाला एंगल कितना, ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास, D मान लिया, ठीक है। फिर आप एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए कि ये वाला रोड शुरू यहां से हो रहा था, लाइन चार्ज शुरू यहां से होता है, खत्म यहां पे हो रहा है। तो इधर ये सिरा जोड़ दिया और इधर ये वाला एंड जोड़ दिया। ये वाला एंगल कुछ θ1 मान लो और ये नीचे वाला एंगल कितना मान लो, θ2 मान लो। एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड दो आए थे, एक इसकी डायरेक्शन में आया था उसका नाम EX था, और एक नीचे या फिर ऊपर की तरफ था उसका नाम क्या था, EY था। तो आपने EX देखा, EX कितना आएगा आपके पास, EX आएगा k लैम्डा बाय d, k लैम्डा बाय d, ये फॉर्मूला था ना, k लैम्डा बाय d इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा। इसको आप R भी मान सकते हैं, इसको R मान लीजिए, बाद में थोड़ा सा, ठीक है चलो D पढ़ा रहता, कोई बात नहीं, इसको D करें। क्या है आपके पास, k लैम्डा बाय d इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा। लिमिट्स कहां से कहां तक है, -θ2 से लेके +θ1 तक। सर कैसे, थोड़ा चमक नहीं रहा, सुन मेरी बात को। k लैम्डा में कोई दिक्कत नहीं, लैम्डा क्या है पास चार्ज पॉइंट है। ये d क्या है, यहाँ पे जो d है वो d क्या है, d इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, d इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर। d क्या है तेरे पास, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्या है, d। क्लियर। लैम्डा क्या हो गया तेरे पास, लैम्डा इज चार्ज पॉइंट लेंथ, ठीक है। अच्छा लिमिट्स कैसे मेजर करनी है, परपेंडिकुलर लाइन से लिमिट मेजर करनी है, परपेंडिकुलर लाइन से लिमिट मेजर करनी है। अगर परपेंडिकुलर लाइन के जितना नीचे है तो एंगल कहां से मेजर कर रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन से। देख जो θ1 था ये परपेंडिकुलर लाइन से है, θ2 ये परपेंडिकुलर लाइन से। तो हमने क्या बोला, एंगल विल बी मेजर्ड फ्रॉम परपेंडिकुलर लाइन, ठीक। अगर आप परपेंडिकुलर लाइन के नीचे जा रहे हैं तो आप नेगेटिव लिखिए, और अगर परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर जा रहे हैं तो आप पॉजिटिव लिखिए। बिलो परपेंडिकुलर लाइन कैसा एंगल आप लेंगे, नेगेटिव एंगल। क्लियर। अगर आप बात करेंगे अबव परपेंडिकुलर लाइन, अबव परपेंडिकुलर लाइन, तो कैसा एंगल देगा तू, पॉजिटिव एंगल। इज इट क्लियर। वापिस सुन मेरी बात को, D क्या है दोस्त, D सी ढंग से समझ, इसमें गलती करेगा यहाँ पे तो इस पे खतरा मेंशन कर देता हूं, इसमें मैं तो गलती करवा दूंगा, मैं अभी बता रहा हूं, फिर मैं तुझसे गलती करवा दूंगा थोड़ी देर के अंदर एक सवाल में। ये D क्या है यहाँ पे तेरे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक।
एंगल कहां से मेजर करने हैं? परपेंडिकुलर लाइन से एंगल मेजर करने हैं। अगर आप परपेंडिकुलर लाइन के नीचे जाएंगे आपके पास तो कैसा एंगल आएगा? नेगेटिव, और ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट, इधर वाले को क्या बोलेंगे? Ex, इधर वाले को क्या बोलेंगे? Ey। Ex का फॉर्मूला याद हो गया, Ex का है k λ/d इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा। अगर आप बात करेंगे Ey का, तो Ey ऑफ क्या फॉर्मूला आया? k λ/d, सेम फॉर्मूला, बस यहां पे कितना आ जाएगा? sin थीटा d थीटा। लिमिट्स कहां से कहां तक? अगेन -θ2 से +θ1। इतना तो चमक जाएगा तो बात बन जाएगी। खतरा है इस डी में। डी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, एंगल कहां से मेजर करना है? परपेंडिकुलर लाइन से। अब जो गलती करेगा ना इन्हीं बातों में से करेगा, और कहीं गलती नहीं करेगा। जो बोल रहा हूं इसी में से कोई ना कोई गलती कर बैठेगा। तो अगर इसके नीचे है तो नेगेटिव, इसके और परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर है तो पॉजिटिव एंगल, और अगर मैं दोनों ऊपर की तरफ हो दोनों पॉजिटिव लिए जाते हैं। इज इट क्लियर? अब आज मैं तेरे को इसके सवाल करवाता हूं। तो अभी हम सवाल पे जा रहे हैं। सवाल से पहले मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं, तो मुझे रिजल्ट्स बता। पहले तो तू मुझे ये बता कि मान ले एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज, सॉरी एक फाइनाइट लाइन चार्ज था, तो उसमें Ex का फॉर्मूला क्या आया था? वो फॉर्मूला बोल, क्या था फॉर्मूला? दैट इज k λ/r इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा। खतरे वाले पॉइंट बता कौन कौन से। पहला पॉइंट क्या? डी क्या है तेरे पास? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से? लाइन चार्ज से। और बता एंगल कहां से मेजर करना है? दूसरा पॉइंट था कि एंगल कहां से मेजर करना है? परपेंडिकुलर लाइन से। अगर आप परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर होंगे तो एंगल पॉजिटिव, और अगर आप परपेंडिकुलर लाइन के नीचे होंगे तो एंगल नेगेटिव। Ey का फॉर्मूला क्या था? सेम था, बस एक टर्म थी उसमें cos थीटा था, और Ey में क्या है? sin थीटा। क्या फॉर्मूला आएगा? k λ/r इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा d थीटा। अच्छा रिंग का बता, रिंग का क्या आया था? रिंग का क्या फॉर्मूला था? रिंग का क्या था फॉर्मूला? याद है? भूल गया? रिंग का फॉर्मूला क्या था? रिंग का है kqx डिवाइड बाय x² प्लस r² की पावर 3/2। कहां पे ये फाइव मैक्सिमम आया था? कहां पे आया था? r/√2 पे। क्लियर? तो ये सब भाई साहब रट्टा मारना है, प्योर रट्टा है, इसमें मतलब कुछ नहीं है। अगर आप ड्राइव करने बैठे बहुत टाइम लगेगा, तो रट्टा मारना ही मारना। जैसे तुझे अपना नाम याद है ना, तो नाम पूछते रहा क्या ना, फटाफट बता देना, वैसे दो से फॉर्मूले तुझे वैसे ही याद होने चाहिए। क्लियर? मतलब रात को उठा के पूछ रहे बता इसका फॉर्मूला क्या, याद होना चाहिए। बढ़िया ढंग से रट्टा मार ले इसका। अब हमसे पूछ रहा फाइंड आउट EFI ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो मैंने सबसे पहले बताया इनफाइनाइट होता क्या है, मुझे पता है जिसका कोई अंत ना हो वो क्या है? इनफाइनाइट। ऊपर भी इंफिनिटी, नीचे भी इंफिनिटी। तो इससे पॉइंट नहीं बोला, बिकॉज पॉइंट का मतलब नहीं है। बस आप ये मान लीजिए कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, डिस्टेंस प्लस गिवन है, मान लो d डिस्टेंस पे लिखा होना चाहिए फाइंड आउट EFI ड्यू टू ए इनफाइनाइट लाइन चार्ज एट डिस्टेंस d फ्रॉम इट। तो यहाँ पे मैंने d दिखा दिया। क्लियर? अभी d थोड़ा ऊपर हो चाहे नीचे हो फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऊपर नीचे क्या है? इनफाइनाइट। अब यार सोच के देख, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ Ex और Ey कैसा कैसा आएगा। तो मैंने बोला चार्ज कैसा है, जैसे बोला लैम्डा चार्ज डेंसिटी है इसकी, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है। लैम्डा चार्ज डेंसिटी, तो सोचना मेरी बात को, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस वाले पॉइंट पे पॉजिटिव रखे तो उसको इधर धक्का मारेंगे वो, तो Ex इस तरफ आएगा। अगर ये नेगेटिव होता ना, ये लैम्डा नेगेटिव होता, तो इस वाले पॉइंट पे EFI का एक कंपोनेंट इस तरफ आता। बिकॉज EFI कैसे निकालते हैं? आप यहाँ पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज रखिए, तो ये पहले से पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव था, ये लैम्डा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। EFI ऐसे ही निकालते हैं ना आप। टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखिए, क्या होता है वो टेस्ट चार्ज पार्टिकल? पॉजिटिव 1 कूलम। अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव 1 कूलम रखेंगे तो रिपेल नहीं करेगा, तो इस तरफ EFI आएगा। पर अगर दोस्त नेगेटिव होता तो इस तरफ EFI आता। क्लियर है ये बात? तो आपके पास में हमें EFI निकालना था, तो मुझे फील आ रहा है कि सर जो एक EFI तो इस तरफ आएगा, Ex जिसको हम बोलते हैं। अगर ये नेगेटिव होता इस तरफ आता। Ey के बारे में बता, Ey आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो किस तरफ आएगा? सोच सकता है क्या? Ey इसमें नहीं आएगा। मैथमेटिक्स कर लेना चाहे तो फिर मतलब मैथमेटिक्स करेगा तो 0 आएगा Ey तेरे पास। ऐसा क्यों बता सकता है? बिकॉज इस वाले पॉइंट के ऊपर जितना चार्ज, जितना लाइन चार्ज है उतना ही नीचे है। तो ये वाला एलिमेंट अगर इसको नीचे धक्का मार रहा होगा, जस्ट नीचे वाला कहां मार रहा होगा? ऊपर मार रहा होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? ऐसे देखिए, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, ये ऊपर तो ये नीचे, तो Ey कितना आएगा तेरे पास? Ey नेट कितना आएगा तेरे पास? 0 आएगा। क्यों आएगा 0? ये हमने फीलिंग से देखा है, ये मैंने गणित से नहीं देखा, ये मैंने क्या देखा? फील से देखा कि सर ऊपर वाले की वजह से नीचे आया, नीचे वाले की वजह से ऊपर आया, नेट 0 हो जाएगा। अगर ऊपर कुछ कम लेंथ होता, नीचे ज्यादा होता, ऊपर कुछ कम होता, नीचे कुछ ज्यादा होता, तो ऊपर आता, और ऊपर कुछ ज्यादा होता, नीचे कुछ कम होता, इधर आता। सोच क्यों? बिकॉज अगर नीचे चार्ज ज्यादा होगा तो नीचे इस तरफ धक्का मारने वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, ऊपर कम होगा तो ये कम होगा, नेट ऊपर की तरफ आ जाएगा।
ठीक है। तो हम तो अगर फॉर्मूले से निकाला है तब भी सही आएगा, मैं दिखाता हूँ अभी करके, देखो पहले EX का रिजल्ट निकालते हैं। EX कितना आएगा, EX तेरे पास आएगा K लैम्डा बाई डी, फॉर्मूला बहुत ढंग से याद होना चाहिए, K लैम्डा बाई डी इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा डी थीटा, ये EX हो गया। EX में ना वैसे लोगों को कोस थीटा ज्यादा अच्छा लगता है एज कंपेयर टू साइन थीटा, कंपोनेंट में ऐसे होता है ना, जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ ये वाला लेंथ कुछ L है तो ये हुआ L कोस थीटा, ये हुआ L साइन थीटा, तो L कोस थीटा ज्यादा फील देता है, पता नहीं क्यों, मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी में देखा है बच्चों को L कोस थीटा ज्यादा अपना लगता है, L साइन थीटा थोड़ा अलग लगता है। ऐसे एक्स एक्सिस अपना लगता है, वाई एक्सिस थोड़ा सा पराया लगता है, तो आपको एक्स एक्सिस अपना लग रहा है तो यहाँ पे कोस थीटा आ रहा है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब लिमिट्स देखते हैं, इसकी लिमिट्स कहां से कहां तक। पहली बात ये बता, लिमिट कहां से मेजर करनी है, परपेंडिकुलर लाइन से मेजर करनी है। तो अगर परपेंडिकुलर लाइन से लिमिट मेजर करनी है तो ये वाला सिरा कहां पे जा रहा है, इन्फिनिटी पे, तो आप इसको जब ज्वाइन करने जाएंगे किसको, सबसे पहले एंगल कैसे लेना है, पहले आप एंड ज्वाइन कीजिए, इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे एंड पॉइंट से तो वो तो इन्फिनिटी पे है, तो यहां पे जो एंगल आएगा सीधा बन जाएगा θ1 और ऐसे θ2 हो जाएगा नीचे, तो θ1 और θ2 की वैल्यू कितनी कितनी है तेरे पास, θ1 भी 90 डिग्री और यहाँ पे θ2 था वो भी कितना बन गया तेरे पास 90 डिग्री। ये बात चमक रही है, बिकॉज इनफाइनाइट है ना। तो आप बोले इसमें जो लिमिट जाएगा तो यहाँ पे कितना नीचे की तरफ है, एक एंगल नीचे की तरफ है कितना माइनस, नीचे की तरफ 90, तो नीचे वाले को क्या लिखते हैं माइनस, ऊपर वाले क्या लिखते हैं प्लस। एंगल कहां से मेजर करने हैं, परपेंडिकुलर लाइन से, तो यहाँ पे कितना है -90 डिग्री, ऊपर इधर कितना है +90 डिग्री। क्लियर। कोस थीटा इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा में लिख दिया K लैम्डा बाई डी और ये क्या बन गया साइन थीटा, कहां से कहां तक -90 डिग्री से लेके +90 डिग्री तक, तो ये कितना आ गया तेरे पास 2K लैम्डा बाई डी। तो EFI जो आया तेरे पास, अच्छा EY अगर देखेगा तो EY का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, K लैम्डा बाई डी इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, लिमिट्स कहां से कहां तक -90 से +90, इसको सोल्व करते क्या बनेगा, ये तेरे पास बनेगा K लैम्डा बाई डी माइनस आ गया यहाँ पे, और ये क्या बन गया कोस थीटा -90 से +90, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, टर्म कितनी आएगी 0। और ये मैं फील से पहले समझ लिया था यार, आप फिजिक्स पढ़ रहे गणित पे कम, मतलब गणित से आप कोशिश कीजिए कम से कम चीजें करें, तो हमने पहले देख लिया था, वो गणित भी यही बात बोल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे नेट EFI देखेंगे, नेट EFI तो कितना बनेगा, x में तो आ गया आपका 2K लैम्डा बाई डी, y में 0 आ गया, नेट कितना बन गया 2K लैम्डा बाई डी। तो आप ऐसे देख सकते हैं, अगर एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ऐसे इनफाइनाइट ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, इसकी वजह से इसी डायरेक्शन में EFI आएगा कितना 2K लैम्डा बाई डी, ये लैम्डा है यार, ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास कुछ d मान, क्लियर। तो आपको ये रिजल्ट का रट्टा मारना है, ये रिजल्ट का रट्टा मारना है, किसकी वजह से ये आपके पास दिस होल सेट, किसकी वजह से इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से जो EFI आता है कितना आता है 2K लैम्डा बाई डी, इसका रट्टा मारना है ना। अब आपको लग रहा है सर ये 11वीं में तो हम रट्टा नहीं मारते थे, 11वीं क्लास में तो रट्टा नहीं था, अब तो बहुत रट्टा मारवा रहे हो, तो भाई मारना पड़ेगा ना, इसे मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप रिजल्ट ड्राइव करने चले गए ना एग्जाम पेपर में, तो आधा एग्जाम मतलब पूरे एग्जाम में आप 3 ही सवाल कर पाएंगे, तो रिजल्ट ड्राइव करने पड़ेंगे, तो रिजल्ट तो यार रखने पड़ेंगे यहाँ पे। तो ये आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से EFI कितना था 2K लैम्डा बाई डी। अच्छा मुझे बात बता, अगर ये पॉजिटिव होता तो इस तरफ आता और अगर नेगेटिव होता तो इस तरफ आता, क्लियर। ठीक है, आप इसे छापिए। मेरा तो ये कहना है कि आप पहले खुद सोल्व कर लीजिए, फिर आप मैच कीजिएगा आपका सही आ रहा है कि नहीं, छापो ही मत देख के, पहले आप खुद सोल्व कीजिए। आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी हम वायर की वजह से EFI निकाल रहे हैं, इससे पहले हमने इनफाइनाइट का किया, रिजल्ट याद हो गया आपको कितना था 2K लैम्डा बाई आर। अब हम किसका कर रहे हैं, सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट कैसा होता है वो थोड़ा देख लीजिए। सेमी इनफाइनाइट क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने इस वाले पॉइंट से शुरू किया, तो इस वाले पॉइंट से ऊपर इन्फिनिटी है, बस यहाँ पे ऊपर इन्फिनिटी, नीचे कुछ नहीं है यहाँ पे, ये लैम्डा चार्ज डेंसिटी हो गया। और जो पॉइंट होना चाहिए ना, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है, वो पॉइंट भी इस एंड के पैरेलल यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा अगर होगा ना कि यहाँ पे पॉइंट था तो ये सेमी इनफाइनाइट नहीं बोला जाएगा, फिर इसको फिर ये आपके इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट से बड़ी। सेमी इनफाइनाइट का मतलब ये है कि भाई जहां पे आपको निकाल, जैसे इस O पॉइंट पे निकाल तो O के ऊपर वायर है नीचे नहीं है, अगर O के ऊपर भी नीचे भी फिर सेमी इनफाइनाइट वायर वो नहीं काउंट होगी, वो सेमी इनफाइनाइट से बड़ी काउंट माना जाएगा उसको। और ये डिस्टेंस कुछ r मान लेते हैं ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने क्या माना, d की बजाय कितना मान लिया, r मान लिया। कोई दिक्कत है इसके अंदर नहीं। अब तो मुझे बता सकता है क्या कि EFI का थोड़ा फील करके बता सकता है किस तरफ होगा। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर, एक मतलब EX EY दोनों आएगा। EX किस तरफ आएगा, तो ये इसको पॉजिटिव तरफ इधर धक्का मार रहा होगा, खींच रहा होगा, ये बता, ये पॉजिटिव लैम्डा है तो इधर धक्का मार रहा होगा, तो इधर आएगा तेरे पास EX, फील कर लिया।
हम माइनस में कंफ्यूज नहीं होंगे, मान लो फॉर्मूले में कुछ माइनस आया तो हम पजल हो रहे क्या किस तरफ है, वो सब कंफ्यूज नहीं है, हमें सिर्फ वहां से मैग्नीट्यूड उठाना है, डायरेक्शन पहले कंफर्म करके चलेंगे। अब तो ये बताइए ऊपर वाले एलिमेंट जो होंगे उनके से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आ रहा होगा या ऊपर की तरफ आ रहा होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट की वजह से ऐसा ही आ रहा होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से किस तरफ आ रहा होगा, इस तरफ आ रहा होगा, दो कंपोनेंट एक ऊपर एक नीचे, सबकी वजह से इसे ऐसे ही आ रहा होगा, तो एक इधर आ रहा होगा एक इधर आ रहा होगा, नीचे की तरफ आ रहा होगा, ऐसे इतना फील कर सकता है तो इस बात को। ठीक, अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो मैंने बोला Ex का जो फॉर्मूला है वो कितना है, k लैम्डा बाई डी होता है, डी की जगह r है, r क्या दोस्त परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान रखना, और यहां पे क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा डी थीटा। लिमिट्स कहां से कहां तक बताइए, लिमिट्स कैसे मेजर करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो आपने क्या करा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एंड पॉइंट जोड़ा, तो पहला एंड पॉइंट तो यही है, तो पहले वाले का जोड़ा तो एंगल 0 बन गया, मेरी बात समझ में आ रही है। सबसे पहले आपको एंड पॉइंट जोड़ने हैं यहां से, तो एक एंड पॉइंट जोड़ दिया, दूसरा एंड पॉइंट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है आपके पास ऐसे, ये कितना एंगल बनाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा, ताकि θ1 कितना आया, θ1 0 आया, और θ2 कितना आया आपके पास 90 डिग्री आ गया। फिर कहां से मेजर करने, परपेंडिकुलर लाइन से, पहले आप एंड पॉइंट्स बना लीजिए फिर आप एंगल मेजर कर लीजिए, तो मैंने कर लिया। अब यहां पे लिमिट्स पुट कर दी, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 90 डिग्री तक, तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा आपके पास, k लैम्डा बाय r cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना, sin थीटा, लिमिट्स पुट कर दे कहां से कहां, 0 से लेके 90 तक, तो कितना बन जाएगा ये k लैम्डा बाय r, और ये कितना बनेगा 1 माइनस 0, तो 1 आ गया, तो क्या बन गया k लैम्डा बाय r। ठीक, अगर ऐसे तो EY निकालेगा, तो EY के लिए क्या फॉर्मूला पुट करेगा, k लैम्डा बाय r इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा डी थीटा। लिमिट्स कहां से कहां तक आपके पास, अगेन 0 से 90 डिग्री, क्लियर। तो अब इसको देखते हैं अभी कैसे किया जाए, तो मैंने क्या बोला, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस कॉस थीटा ना, पर माइनस साइन का मतलब ये माइनस प्लस सिर्फ यहाँ पे साइन के लिए, हम डायरेक्शन पहले ही कंफर्म कर चुके हैं, तो कितना आएगा आपके पास, इस भी के लैम्डा बाय आर, माइनस लगा देते हैं एक बार के लिए यहाँ पे, और ये कितना बन जाएगा कोस थीटा, कहां से कहां तक, 0 से लेके 90 डिग्री। अब इसकी वैल्यू पुट कीजिए, तो माइनस के लैम्डा बाय आर, कोस 90 कितना बनेगा 0, यहाँ पे -1, तो कितना आया प्लस के लैम्डा बाय आर। इसका मतलब फाइनल रिजल्ट क्या बोल रहा है, अगर यहाँ पे सेमी इनफाइनाइट वायर है, अगर यहाँ पे सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो Ex कितना आएगा तेरे पास, k लैम्डा बाय r, अगर ये डिस्टेंस r है तो, ऐसे नीचे कितना आएगा आपके पास, k लैम्डा बाय r। ठीक, हम अभी r यूज कर रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस में d की बजाय, ये थोड़ा सा आगे रिजल्ट में हेल्प करेगा, मतलब बाकियों में सर्कुलर आर्क में r यूज करते हैं, थोड़ा सा फ्रेंडली रहेगा हमें। तो समझ में आएगा, नेट कितना का, नेट इस तरफ आएगा, कितना आएगा नेट इन दोनों का, √2 k लैम्डा बाय r। मेरी बात समझ में आ रही है, तो सेमी इनफाइनाइट का रिजल्ट है, सेमी इनफाइनाइट वायर, तो आप ऐसे बाद में लिख लेंगे, सेमी इनफाइनाइट में Ex k लैम्डा बाय r, Ey k लैम्डा बाय नेट √2 k लैम्डा बाय r। अगर ये इनफाइनाइट होता तो सिर्फ Ex आता, कितना, 2 k लैम्डा बाय r। इज इट क्लियर। आइए इसे में थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम इस फॉर्मूले के थोड़े और फ्रेंडली हो जाएं। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए हम उसी पे सवाल पे चलते हैं। अब की बार जो 3 सवाल है इससे आपको कंसेप्ट क्लियर चमक जाएगा, आप जो गलती होगी वो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से इसमें सही हो जाएगा। अब क्या आप 3 केस दिखा रखे हैं ना मैंने, हमें तीनों में EFI निकालना है, कौन से वाले पॉइंट पे, O पॉइंट पे EFI निकालना है। ठीक है, ये एक लैम्डा चार्ज, सब पे लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ है, एंगल दिखा रखे हैं, मतलब ये डिस्टेंस से यहाँ पे EY शुरू हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है, A पॉइंट शुरू हुई, B पे खत्म हुई, क्लियर। यहाँ पे ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, इस वाले पॉइंट पे निकालना है, क्लियर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ R है। देख ये वायर यहां तक नहीं थी, फिर भी हमें डिस्टेंस हमेशा कौन सी चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो हमने इसको एक्सटेंड कर लिया, वायर यहाँ पे नहीं है, फिर भी हमने जो R था वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंगल कहां से मेजर करते हैं, यहां से, इस वजह से एक्सटेंड करके दिखा दिया आपको। ये ना दिखाता तब सवाल थोड़ा और शायद आपके टफ हो जाता, पर मैंने दिखा दिया, शो कर दिया। वायर यहाँ से शुरू है, यहाँ पे खत्म हो रही है, इसमें वायर यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है, इन्फिनिटी पे खत्म हो रही है आपके पास। आपको तीनों केस में ये बताना है कि Ex और Ey की वैल्यू कितनी कितनी आएगी। तो आपके लिए सवाल थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, 3 सवाल है एक साथ, आप इसे टाइम लेके सवालों कीजिए। पहले मेरे हिसाब से आप ये फील कर लीजिएगा कि इसमें Ex इस तरफ होगा या फिर इस तरफ होगा, Ey ऊपर होगा नीचे होगा, ये पहले फील कर लेंगे, थोड़ा हेल्प रहेगा आपको करने में। ठीक है, ये 3 है, आप इसे प्रोसीड कीजिए। वीडियो एक बार स्टॉप करके आप छाप लीजिए, फिर 10-15 मिनट, 10 मिनट मेरे साथ लग जाएंगे तीनों में, अब 10 मिनट तक आप सवाल सोल्व कीजिए, फिर हम उसका चेक कीजिए कि आपका और मेरा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा।
ठीक है भाई, अब कर लेते हैं हम। आपने कर लिया होगा, यो नहीं करा तो वापस रोक ले, वापस कर ले। तो यहाँ पे पर देखिए EX किस तरफ आएगा, EX ऐसे पॉजिटिव है, इधर रिपेल कर रहा होगा इधर, तो EX इधर आएगा। EY बता यार, EY ऊपर आएगा नीचे आएगा, ऊपर चार्ज ज्यादा है नीचे ज्यादा है, ये सेंट्रल लाइन के ऊपर चार्ज ज्यादा है नीचे ज्यादा है, ऊपर ज्यादा है तो ऊपर वाला जो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा ज्यादा लगा रहा होगा। इतना ये इतना जो चार्ज है इससे लेके ऊपर, इस वाले पॉइंट का नाम कुछ M मान ले एक बार। AM पार्ट है वो लगा रहा है किस तरफ, नीचे की तरफ, BM पार्ट किस तरफ लगा रहा है, ऊपर की तरफ। तो साफ साफ चमक रहा है, साफ ऊपर लाइन ज्यादा है, और अगर ऊपर लाइन ज्यादा है तो ऊपर वाले की वजह से जो डायरेक्शन आ रही है वो डोमिनेट कर जाएगी। तो नेट EFI किस तरफ आएगा, EFI नीचे की तरफ आ रहा होगा। थोड़ी बुद्धि लगा वो चमकेगा। अगर हम बात करें EX की, तो वैल्यू निकालते हैं। EX कितना है मेरे पास, EX का फॉर्मूला मैंने अभी निकाला था, क्या आया था आपके पास, K लैम्डा बाय R बोल दे रहे हैं ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, आप D बोल सकते हैं, मैं R बोल रहा हूँ। ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास, R, इस सवाल में गिवन थी। इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा, cos थीटा d थीटा, लिमिट्स लगाई जाए। लिमिट्स बता, परपेंडिकुलर लाइन देख ली, एंड पॉइंट ज्वाइन है, पहले से मास्टर ने ज्वाइन करके दिए हैं। तो अगर आप परपेंडिकुलर लाइन के नीचे जा रहे हैं ना इस वाले के लिए, नीचे जाएंगे तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव, तो यहाँ पे कितना है -30, और ऊपर जा रहे हैं उसमें तो क्या +60। भाई लिमिट में ध्यान रखना, लोग लिमिट में गलती कर जाते हैं। अगर हम इसको प्रोसीड करेंगे तो कितना का ये EX के पास आएगा, जैसे K लैम्डा बाय R, cos थीटा इंटीग्रेशन क्या बना, sin थीटा, लिमिट्स लगा दी मैंने, कहां से, -30 डिग्री से +60 डिग्री, वैल्यू पुट करी, K लैम्डा बाय R √3/2 + 1/2, क्लियर, ये आ गया तेरे पास EX। अगर दोस्तों EY के लिए जाएगा, EY के लिए क्या लिखेगा, EY के पास है दैट इज K लैम्डा बाय R इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा d थीटा, लिमिट्स कहां से कहां तक, -30 डिग्री से +60 डिग्री, ठीक है, प्रोसीड कर ले। K लैम्डा बाय R sin थीटा इंटीग्रेशन माइनस एक बाहर लगा दिया, यहाँ पे क्या है तेरे पास, cos थीटा, लिमिट्स कहां से कहां तक, -30 से +60, तो ये कितना आ रहा है आपके पास, दिस विल बी K लैम्डा बाय R √3/2 - 1/2। सिंपल था, गणित था, कर दिया, हो गया। कोई दिक्कत है, ये दोनों मैच कर रहा है भाई, कर रहा है तो बहुत बढ़िया। वापिस देख, लिमिट्स का खास ध्यान रखना, क्या क्या बताया लिमिट्स के बारे में, परपेंडिकुलर लाइन से लिमिट मेजर करनी है। अगर आप परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव। ये पार्ट हो गया, ये पहला खत्म, आज आप दूसरे पे चलते हैं। इसके लिए पहले ये बता, EX किस तरफ आएगा, इधर ही आएगा EX, तो बिकॉज सब चार्ज जैसे फोर्स लगा रहे होंगे तो ये कंपोनेंट इस तरफ आएगा, इधर EX आ गया। EY बता कहां आएगा, EY नीचे आएगा ऊपर आएगा, इतना फिर कर सकता है क्या, ऊपर चार्ज रखा हुआ है, कहां आएगा, EY ऊपर आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये लैम्डा नीचे आएगा ना, EY इसको रिपेल करेगा ना। यहाँ पे EFI निकालने के लिए क्या करते हैं, जहां पे EFI निकालना होता है वहां पे कितना चार्ज रखते हैं, +1 कूलम। अरे बहुत बार गीत गा लिया तो चमकना चाहिए तुझे। EX की वैल्यू लिखी, EX का फॉर्मूला दैट इज K लैम्डा बाय R इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा, लिमिट्स बोल, लिमिट्स कहां से कहां तक, दोनों पॉइंट्स एंड पॉइंट जो इनके दोनों पॉइंट C ऊपर की तरफ हैं, तो दोनों एंगल क्या लिए जाएंगे, पॉजिटिव। पहला कितना है 30, तो 30 दिया, दूसरा भी 30 है क्या, दूसरा पॉइंट 30 है क्या, क्या इस वाले 30 है ना, दिख रहा है 30, दिख तू क्या, नहीं भाई परपेंडिकुलर लाइन से मेजर करना है। कितना एंगल है तेरे पास, 60, तो यहाँ पे कितना है, K लैम्डा बाय R, cos थीटा इंटीग्रेशन क्या बन गया तेरे पास, sin थीटा, कहां से 30 से लेके 60 तक, तो कितना आएगा, K लैम्डा बाय R √3/2 - 1/2 आ गया भाई EX, ठीक है। EY अगर तू देखेगा तो, अगर EY देखेगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, K लैम्डा बाय R इंटीग्रेशन sin थीटा d थीटा, अगेन लिमिट कहां से कहां तक, 30 से 60, और यहाँ पे आएगा -K लैम्डा बाय R, और ये क्या बन जाएगा, cos थीटा 30 से 60, और दिस वैल्यू विल बी, सही किया ना यहाँ पे, ठीक है। तो कितना बना, EY इज इक्वल टू K लैम्डा बाय R माइनस का cos 60 कितना बना तेरे पास, 1/2 माइनस ये कितना बना, √3/2, और एक माइनस यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, माइनस दिस विल बी cos 60 माइनस, हाँ तो ये ऐसे हो जाएगा प्लस माइनस, तो क्या है, ये माइनस यहाँ से हटा दिया, तो K आंसर जाएगा K लैम्डा बाय R √3/2 - 1/2, ये EFI आ गया, EY। भाई अगर बेसिक समझ जाएगा ना, इसमें कुछ है करता रहे मैंने, तो बेसिक चीजें समझ में आ जाती है, फॉर्मूला कैसे यूज करना है, D क्या है, एंगल कैसे मेजर करने हैं,
लास्ट इसको प्रोसीड करते हैं, पर इसको साफ कर लेते हैं ना। आइए अब इसमें थर्ड पार्ट करते हैं इसका, ये वाला सी पार्ट। इसमें अगर तो पहले फील दे रहे डायरेक्शन की, तो ये लैम्डा पॉजिटिव रखेगा तो EX तो इधर आएगा, EY बताया किस तरफ आएगा, EY किस तरफ आएगा। नीचे वाले इसके नीचे है वो चार्ज ज्यादा है, ऊपर कम है, तो ऊपर वाला ये जो इस तरफ रिपेल कर रहा है वो ज्यादा डोमिनेट कर देगा, तो EY ऊपर की तरफ आएगा ना आपकी बात। ठीक है, तो ये डायरेक्शन आ गया हमारे पास। हम अब मतलब मैग्नीट्यूड हम पॉजिटिव निकाले, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड वहां से देख लेंगे, माइनस के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। तो EX कितना आएगा आपके पास, EX आ गया आपके पास k लैम्डा बाय r इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा डी थीटा। अब कौन सा करना है, सी वाला पार्ट करना है, लास्ट पार्ट कर रहे हैं, ये दोनों हो चुके हैं। लिमिट्स बता कहां से कहां तक, तो नीचे कितना था, इस वाले को ज्वाइन करेगा 90 डिग्री, तो कितना माइनस 90 डिग्री, और ऊपर अगर ज्वाइन किया तो कितना आएगा प्लस 30 डिग्री। तो कितना बन जाएगा ये आपके पास k लैम्डा बाय r, ये कितना बन गया आपके पास साइन थीटा, कहां से कहां तक, माइनस 90 डिग्री से 30 डिग्री। तो ये कितना आएगा k लैम्डा बाय r और cos 30 sin 30। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसकी वैल्यू पुट करें तो कितना आएगा आपके पास 1/2 प्लस 1, कितना आएगा 3/2 k लैम्डा बाय r। क्लियर है ये EX आ गया। EY निकाल देते हैं, EY कितना है k लैम्डा बाय r इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। अगेन लिमिट कहां से कहां तक आपके पास, माइनस 90 डिग्री से प्लस 30 डिग्री। सोल्व करते हैं इसको, k लैम्डा बाय r और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस थीटा, माइनस बाहर आ गया आपके पास, ये कितना बना माइनस 90 डिग्री से यहाँ पे 30 डिग्री, तो ये आया माइनस k लैम्डा बाय r। कोस 30 कितना बना आपके पास √3/2, और कोस 90 वो 0 हो जाएगा ना आपके पास, तो ये इतना आ गया। तो ये आ गया माइनस k लैम्डा बाय r √3/2। माइनस इस वजह से आ रहा था बिकॉज इससे पहले हमारा जो EY था वो नीचे की तरफ था, माइनस वाला मतलब ऊपर की तरफ। मैं बोल रहा माइनस वाले चक्कर में मत पड़िए, माइनस मिटा दीजिए, खत्म। आप उसे मैग्नीट्यूड यहाँ से देख लीजिए, डायरेक्शन आप वैसे अपनी फीलिंग से आप समझ लेंगे। तो ये 3 सवाल बेसिक थे, अगर आप इनको सही ढंग से किया होगा तो आई होप आपको ये चमक गया होगा। तो अभी एक और सवाल हमने दिया है। इस सवाल में क्या है कि आपको इस वाले O पॉइंट पे EFI निकालना है। वायर सीधी नहीं है, वायर तो टिल्टेड है ना, और ये वाला एंगल थीटा है, और इधर इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रही है। ये सवाल जब भी दिया गया ना, इसमें मोस्टली 80-90% जनता इसको गलती करती है। तो ये सवाल होमवर्क के लिए है, आप इसे कीजिएगा, जब नेक्स्ट लेक्चर में या फिर डिस्कशन में आपको ये सवाल का आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लेक्चर 4 खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।